अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिलेबस पर चर्चा किया। हमने ये बताया कि संविधान को किस तरह से आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगला वीडियो मेरा प्रस्तावना के साथ आपके सामने आएगा और मैं आज आपको प्रस्तावना पढ़ाने वाला हूँ। अब चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का मूल स्वरूप क्या है। थोड़ा सा हमने तरीकों में बदलाव किया है ताकि आपका काम आसान हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम देखें इसको। ये देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह से जो प्रस्तावना का मूल स्वरूप आप देखेंगे वो कुछ इस तरह का है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। लेकिन हमने प्रस्तावना के रूप को थोड़ा सा बदल दिया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, भारत को, शब्द सब कुछ वही हैं, बस लिखने के तरीके में हमने बदलाव किया है कि किस लाइन को कहाँ पर छोड़ना है। दोनों का अंतर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ये चीज़ें अलग अलग रखी गई हैं, लेकिन जो मैंने रखा है वहाँ पर कुछ इस तरह का है। ऐसा क्यों किया गया है उसका रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हम इस पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। कारण इसके पिछले वीडियो में जो हमने आपको पढ़ने के तरीके बताए, सिलेबस पर हमने डिस्कशन किया, तो वहाँ पर 4 कॉलम में पूरा सिलेबस बताया गया, जिसमें पहला कॉलम और चौथा कॉलम संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान के बाहर की चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब हम कोई टॉपिक भी पढ़ेंगे तो जहाँ तक इसको बनता है, हम पहले उस चैप्टर के अंदर प्रवेश न करके उस चैप्टर के विषय में क्या कुछ कहा गया है, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे, तो हमें किसी चैप्टर को समझना आसान होगा। तो हम अब इस पर बाद में फिर से लौट कर आएंगे। उस मूल प्रस्तावना और हमारे द्वारा सेट की गई इस रूप में, इस स्वरूप में प्रस्तावना पर हम आएंगे। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के विषय में देखते हैं। देखिए, जैसे होता क्या है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। बहुत कुछ, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं। आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा फास्ट हो रहा हो वहाँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। आवश्यकता अनुसार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो सबसे पहले आप एक लाइन चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं वहाँ पर। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ऐसा 2 मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है। पहला है बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ। ये मुकदमा है 1960 का। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एक और केस जो आया बाद में, सज्जन सिंह। दूसरा मुकदमा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का। ये है 1965 का केस है ये। इन दोनों मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का
अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर से हम देखते हैं एक और मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती बनाम केरल, ये 1973 का मुकदमा है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है जो नए बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिसको इनका ज्ञान पहले से नहीं होगा। एक बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में। वहीं 1973 में प्रस्तावना संविधान का अंग है ऐसा घोषित किया जा रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल के मुकदमे में। पहली बात तो ये है कि ऐसे मुद्दे आते क्यों हैं, क्यों ऐसी घोषणाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या अभिनिर्धारण ऐसा किया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक को संविधान के तहत जो अधिकार प्राप्त होते हैं या संवैधानिक जो प्रावधान उसके ऊपर लागू होते हैं और उसको लगता है कि मुझे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अधिकार, स्वतंत्रताएं या न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उन प्रावधानों को के साथ वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। प्रस्तावना भी संविधान में शामिल है, तो प्रस्तावना में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों के आधार पर अगर उसको लगता है कि उल्लंघन हो रहा है तो प्रस्तावना के आधार पर भी दावा किए जाते हैं। तो पहले तो यही डिसाइड करना आवश्यक हो जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है भी या नहीं। अगर है तो हम उपचार प्रदान करेंगे, नहीं है तो फिर हमें देखना है किसी और नज़रिए से इसको। इसलिए इन दो मुकदमों में, ऐसे ही मामलों में ये मुकदमे आए, तो इन दो मुकदमों में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में बिल्कुल बदल दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, बेरुवाड़ी, शंकरी प्रसाद, बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे, बड़े लंबे और बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम प्रस्तावना के रेफरेंस में इसको देख रहे हैं। तो अब माना क्या जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसको लेकर के कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल का जो वाद है, मुकदमा है, जो ये केस है, ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा है। जैसे बात है 1973 की, उस वक्त उच्चतम न्यायालय में 14 न्यायाधीश ही हुआ करते थे और किसी संवैधानिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए या उस पर सुनवाई करने के लिए जो पीठ बनती है उसको संविधान पीठ कहा जाता है और उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। 5 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और जो ज़्यादा भी होंगे तो उनकी संख्या विषम ही होनी चाहिए। विषम इसलिए ताकि बहुमत से निर्णय आ सके, सम संख्या इसलिए नहीं रखी जाती है। और 1973 में, जैसा कि मैंने कहा, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 14 थी। तो 14 रखे नहीं जा सकते थे क्योंकि संख्या विषम होनी चाहिए। इसलिए 13 न्यायाधीश इस मुकदमे में सुनवाई के लिए बैठते थे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का एकमात्र ऐसा मुकदमा है जिसमें पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ गई थी फैसला सुनाने के लिए। और इस मुकदमे में यह घोषित किया गया
कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कि अब ये बात बिल्कुल स्थापित हो जाती है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अंग यानी कि उसका हिस्सा है। सवालों के स्तर पर अगर जाएं तो आपसे पूछा जाए सामान्य सवाल कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो बिल्कुल है। केशवानंद भारती बनाम केरल में ऐसा कहा गया है। पूछा जाए कि किस मुकदमे में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये 2 मुकदमे आपका उत्तर हो सकते हैं, बेरोवाड़ी बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल ये होता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। बहुत सवाल पूछा जाता है, यानी प्रस्तावना की जो अवधारणा है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है। कई बार इसका उत्तर बन जाता है अमेरिका, और कई बार इसका उत्तर बन जाता है यूएन चार्टर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर होते हैं, अलग परिस्थितियों में आपको जवाब देना होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में समझाता हूँ। प्रस्तावना का उत्तर अमेरिका इसलिए लोग मान लेते हैं क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में हुआ, अमेरिका में बनाया गया लिखित संविधान। तो हम मान लेते हैं लिखित संविधानों का जनक होने के नाते अमेरिका को इसका उत्तर मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है ये कोई तथ्य नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, विचार है। और जैसे अमेरिका का संविधान लिखे जाने से पहले ऐसा नहीं है कि प्रस्तावनाओं का अस्तित्व नहीं होता था। किसी भी किताब में आपके बगल में जो बुक रखी होगी, आप उठा करके देखिए, चैप्टर शुरू होने से पहले उस किताब के विषय में उसका उद्देश्य बताया जाता है, उसकी भूमिका बताई जाती है या प्राकथन लिखा जाता है। यानी कि हम किताब लिख क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ तक कि आप निबंध भी लिखते हैं या कोई लेख लिखते हैं तो उसके पहले भी आप प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना का अस्तित्व तो तब से रहा है जब से किताबें लिखी जाती रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप लिखते हैं उसका एक उद्देश्य बताते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका का संविधान लिखे जाने से पहले प्रस्तावनाएं होती ही नहीं थी। उसके पहले के बहुत से ग्रंथ, महाग्रंथ, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें प्रस्तावनाएं हैं। हाँ, एक संविधान की किताब जिसमें सबसे पहले एक प्रस्तावना आई हो तो वो अमेरिका हो सकता है। इसलिए अमेरिका को हम उत्तर मान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ये बना 1945 में। 193 देशों की संस्था है ये। जब विकल्प में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर होता है तो हम इसे भी अपना उत्तर मान लेते हैं। चार्टर का मतलब होता है किसी संस्था का के नियम, कानून, कायदे, यानी कि एक तरीके से उसका संविधान। तो जब ये विकल्प में होता है तो इसे भी उत्तर मान लेते हैं। समस्या तब हो जाती है जब दोनों विकल्प में आ जाते हैं, अमेरिका भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रस्तावना का अस्तित्व तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के संविधान से वो शुरू हुई हो, प्रस्तावनाएं तो पहले भी होती रही हैं। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाता है दोनों विकल्पों को रख करके कि आपसे ये देखना है
कि क्या आप अपने बराबर के एक देश अमेरिका को अपने आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं या अपने बराबर के 193 देशों वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? दोनों में से एक को चुनना पड़ता है आपको। ऐसी स्थिति में जब दोनों विकल्प में मौजूद हों तो आपका उत्तर होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, बिना किसी कन्फ्यूजन के, क्योंकि ये कोई तथ्य नहीं है, यह एक स्वीकृति है, एक आदर्श माना जा रहा है कि दोनों में से हम पहले किसको चुनें, एक इंडिविजुअल देश को या 193 देशों की संस्था को। तो आपका उत्तर होगा ये। अगर विकल्प में नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, तो लिखित संविधानों का जनक होने के नाते और संविधान की किताब में पहली बार प्रस्तावना प्रदर्शित होने के नाते आप अमेरिका को उत्तर मान सकते हैं। यानी पहली वरीयता आप देंगे इसे और दूसरी वरीयता आप देंगे अमेरिका को। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आया। अभी हम प्रस्तावना की पृष्ठभूमि पर ही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बहुत सवाल पूछा जाता है ये प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो सभी जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तेरह दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसे आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई, यानी कि इसे स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आपसे ये पूछा जाएगा कि कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से उसे प्रस्तावना के रूप में ढाल करके, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इस रूप में, जैसा कि है प्रस्तावना, उसको संविधान के सबसे पहले जोड़ दिया गया। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। एक सवाल और आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पर कई बार लोग सोचते हैं कि भाषा का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा का मतलब यहाँ पर है कंटेंट, कि वो कहना क्या चाहती है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने आपको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, तो आप उसे क्या बोलते हैं? तो आप उसे बोलते हैं अपनी भाषा पर लगाम लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब सोचिए जरा कि अगर वह व्यक्ति उन्हीं शब्दों को दोबारा रिपीट करे और हिंदी में आपसे बोले, तो क्या उसकी भाषा पर लगाम लग गई? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वह कहता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मतलब उसने अपनी भाषा पर लगाम लगा लिया। तो यहाँ भाषा हिंदी इंग्लिश थी ही नहीं, यहाँ तो भाषा का मतलब हुआ कि वह किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है। भाषा सिर्फ अंग्रेजी हिंदी में ही नहीं होती। आपने सुना होगा बॉडी लैंग्वेज, तो क्या शरीर से हिंदी इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है? नहीं। कहना क्या चाहता है इंसान या कोई भी तथ्य कहना क्या चाहता है, वो भाषा है।
तो हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा का मतलब, जैसे हमारे प्रस्तावना में है राज्य की विशेषताएं हैं, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, यही सारी चीज़ें कमोबेश ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना में भी रखी गई हैं। मतलब जो भाषा ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना बोलती है वही भाषा भारत की भी प्रस्तावना बोलती है। इसी को कहा गया है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं करीब 2 लाइन की एक बात बोलूंगा और दिखाऊंगा कि उसमें कितने सारे सवाल होते हैं। उससे आप पढ़ना भी सीख सकते हैं कि आप कोई पैराग्राफ पढ़ें तो सवालों को किस तरह से बना सकते हैं। जैसे सवाल है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, और इसके जरिए एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए थे? पहला था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 2 लाइन में आप इस शब्द को लिखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ दिए गए। अब देखिए, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए कितने सवाल बनते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने मन में इसका उत्तर देते रहिए, मैं भी उत्तर दे करके बताऊंगा आपको। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 1976 में किया गया। पहला प्रश्न। कितनी बार किया गया? तो 1 बार किया गया। यह आपका दूसरा प्रश्न था। किस वर्ष किया गया? 1976 में किया गया। ये तीसरा प्रश्न था। किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। यह आपका चौथा प्रश्न था। कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। यह आपका 5वां प्रश्न था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। यह आपका 6वां सवाल था। और एक सवाल और बन सकता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, इस लाइन में, कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो जो चौथा विकल्प होगा वो नहीं जोड़ा गया। अब देखिए 2 लाइन में आपके 7 सवाल बनते हैं। तो सोचिए जो पैराग्राफ आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं उसमें कितने सवाल होंगे, पर आमतौर पर हमें वो सवाल दिखते नहीं हैं। अगर इस तरह की आदत बन जाएगी तो आप ढेर सारे सवाल ढूंढ सकते हैं और दिमाग में एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो यहां तय हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और इस तरह से किया गया। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सवाल पर चलते हैं जो शायद पॉलिटी वाले सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों में गिना जा सकता है। अगर आप पिछले 10 वर्षों की सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं को के प्रश्न पत्रों को देखें और ढूंढें उसमें, तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 से अधिक बार वो सवाल पूछा गया होगा। और उसमें उस सवाल को लेकर के तमाम लोगों के द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों में जो कन्फ्यूजन है वो भी आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी उसी परिस्थिति में सवाल सही भी हो जाता है, उत्तर सही भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है। मैं आता हूं उस मुद्दे पर। एक हेडिंग आप बना सकते हैं हमारे साथ, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा।
हमारे संविधान में 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अलग अलग कारणों से संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहला क्या है? पहला है मूल अधिकार। अभी हम चर्चा करते हैं इस पर कि ऐसा क्यों कहा जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 32, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और तीसरा वही टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रस्तावना। अब देखिए यहां पर इन तीनों को अलग अलग कारणों से संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक विकल्प में है तो उत्तर देना आसान है। मूल अधिकार है या अनुच्छेद 32 है या प्रस्तावना है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होगा नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि इनमें से दो या सब के सब विकल्प में आ जाएं। ऐसी स्थिति में उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। लोग अलग अलग उत्तर देते हैं, जो जिस विषय में पढ़ा हुआ है वैसा उसका उत्तर हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। इसे आपको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा उत्तर देना है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले आप जानें कि इन तीनों को संविधान की आत्मा कहा क्यों जाता है। मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा जो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इतना विस्तृत संविधान है, इसमें जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ये नागरिकों के लिए ऐसे प्रावधान हैं जिससे कोई नागरिक अपने जीवन का विकास कर सकता है, उसे न्याय प्रदान होते हैं, स्वतंत्रताएं मिलती हैं, समानताएं मिलती हैं। अगर ये प्रावधान हमारे संविधान में ना हो तो हमारा संविधान मृत है। और इसलिए उन्होंने मूल अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में कहा। इसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 32 का मुद्दा कहां से फिर आया? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मूल अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकारों के बीच में आने वाला अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होने लगे तो उपचार हमें कैसे मिलेगा? कौन सा वो अनुच्छेद है जो उपचार दे सकता है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पूरा का पूरा मौलिक अधिकार एक शरीर हो सकती है, उसका पार्ट हो सकता है, पर आत्मा तो उसकी अनुच्छेद 32 ही हो सकती है। अब हम तीसरे पर आते हैं, प्रस्तावना। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं जिक्र कर रहा था केशवानंद भारती बनाम केरल, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा है, उसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब यहां पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकार के लिए कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 के लिए कह रहे हैं, और उच्चतम न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। माना किसको जाए? तो यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे देश में हमारे संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को है
किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे वो संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर दिए हैं और हमेशा ये इनकी व्याख्या करने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे और ना हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब तक रहेगा जब तक इस वर्तमान संविधान का अस्तित्व रहेगा और वो उसकी व्याख्या करता रहेगा। यानी कि इन तीनों में से अगर एक को चुनना हो कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप चुनेंगे प्रस्तावना। ध्यान रहे, कभी कभी प्रश्न में यहाँ आता उपर्युक्त सभी, तब भी आप चुनेंगे प्रस्तावना। कुछ लोग जो इन अनुच्छेदों के फेवर में शुरू से हैं, मूल अधिकार के फेवर में हैं, या आप जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर के फैन हो सकते हैं, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। अगर प्रश्न आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे संविधान की आत्मा मानते हैं, तो आप कहेंगे मूल अधिकार। अगर सवाल आता है कि डॉक्टर अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा मानते हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32। सीधा सिंपल सवाल कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप जवाब देंगे प्रस्तावना। या फिर सवाल ही ऐसा हो कि विकल्प में इन तीनों में से कोई एक रहे, तो आप वो उत्तर दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है संविधान के अनुच्छेदों को लागू करने को लेकर के। तो हम आते हैं, पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था। ध्यान रहे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन अपनाया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 यानी कि उसके 2 महीने बाद हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो कहा गया कि 26 नवंबर 1949, हिंदी में भी इसका जिक्र होता है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कभी कभी हिंदी में भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि किस संवत में संविधान को अपनाया गया, तो 2006 विक्रम संवत। खैर, यहाँ पर रहते हैं हम लोग। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया, यानी कि अपना लिया गया। और उसी दिन तत्काल प्रभाव से संविधान के 16 अनुच्छेदों को, ध्यान रहे, 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 16 अनुच्छेद कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। गिनेंगे तो 16 संख्या आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इन 16 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। शेष संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कारण सहित जानिए आप।
जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तो उसी दिन ये तय हुआ कि हम 2 महीने बाद आने वाली तिथि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे। वजह यह है कि 26 जनवरी की तिथि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बड़े ही शुभ मुहूर्त के तौर पर मानी जाती रही थी। बचपन में जब आप झंडारोहण में जाते रहे होंगे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो आपके गुरुजनों ने बताया होगा कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और तब से हर साल 26 जनवरी को ये उत्सव मनाया जाता था। इसलिए वो हमारे एक शुभ मुहूर्त के तौर पर थे। तो ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी थी, वहाँ एक समस्या थी। समस्या ये थी कि देश का विभाजन हुआ था। बहुत सारे लोग पाकिस्तान वाले हिस्से से भाग करके भारत आ रहे थे, भारत से भाग करके पाकिस्तान जा रहे थे। उनकी नागरिकता का सवाल उठ खड़ा हुआ था, कौन कहाँ का नागरिक माना जाए। और जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता कि कौन कहाँ का नागरिक माना जाए, तब तक हमारा संविधान उस पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए नागरिकता के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। बाकी जो अनुच्छेद हैं कुछ में परिभाषाएं हैं और इसलिए लागू किए गए ताकि इसको प्रभावी किया जा सके। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। शेष संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर कभी कभी मल्टी चॉइस ऑप्शन वाले सवालों में अक्सर आईएएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आजकल तो सभी परीक्षाओं में लगभग वही पैटर्न चलने लगा है। जैसे एक सही है, दो सही है, सभी सही हैं, सभी गलत हैं। इस तरह के सवालों में कभी आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 से पहले ही लागू हो गया था, सही है या गलत? तो आप जवाब देंगे सही है, क्योंकि ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर एक बात मैं और आपको इंगित करवाना चाहूँगा कि कुछ किताबों में कुछ ऑथेंटिक बुक हैं। ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हुए बच्चों ने ही मेरा ध्यान वहाँ पर दिलाया था। बहुत सवाल लेकर के आते थे, सर कई किताबों में 16 नहीं बल्कि 15 अनुच्छेद लागू किए गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो कभी कभी गलती हो जाती है, किताबों में मिसप्रिंटिंग हो सकती है, लिखने में चूक हो सकती है, या ध्यान देने में थोड़ी सी चूक हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो चूक कहाँ से हुई होगी। जैसे ये जो पूरा प्रावधान है, ये पूरा प्रावधान अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। यानी कि जैसे आप अनुच्छेद लिखते हैं या किसी किताब में लिखा गया होता है, ऐसे हेडिंग होती है अनुच्छेद 394, एक हेडिंग बन गई। संविधान, मूल संविधान में आप जाएंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ पाएंगे, लिखा रहेगा यह अनुच्छेद और अनुच्छेद, आगे रहेगा 5, 6, 7, 8, 9। तो किताब लिखने वालों ने क्या किया, अब यहाँ से ये अनुच्छेद 394 यहाँ आ गया है तो ये गायब हो जाएगा। किताब लिखने वालों ने क्या किया, इनको गिना कि कितने अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू हुए। तो जब आप इसको गिनेंगे तो इसकी संख्या आएगी 15, और इन्होंने लिख दिया कि तत्काल प्रभाव से 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं गया, क्या लिखा हुआ है
यह अनुच्छेद और का मतलब होता है प्लस, यह अनुच्छेद और ये 15 अनुच्छेद, यानी कुल 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। आप बेयर एक्ट उठाइए, संविधान का बेयर एक्ट, उसमें अनुच्छेद 394 पर जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा, उसको गिनिएगा। 16 किताबों में कभी कभार गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं, मनसा नहीं होती है राइटर की, पर संभव है कि ऐसा हो जाए, उसको माइंड करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद एक तथ्य मात्र बचता है, फिर हम आते हैं अपने मूल प्रस्तावना पर। प्रस्तावना के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या करना है। वहाँ पर एक तथ्य मात्र है कि 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था, तो 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस या फिर कभी कभी संविधान दिवस, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची मान लिए गए हैं, वहाँ पर विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक हम प्रस्तावना की पृष्ठभूमि पर थे। अब हम प्रस्तावना के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रस्तावना को फिर से हम देखते हैं। पढ़िए आप इसको। ये है भारत का संविधान उद्देशिका। इसको आप देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एक तरीका है, संविधान निर्माताओं ने इस तरह से बनाया, जिसने लिखा उसने इस तरह का स्वरूप प्रदान किया। इन्हीं सभी शब्दों को लेकर के कोई भी एक शब्द न मेरी तरफ से जुड़ेगा और न वो कम होगा। मैंने एक दूसरे रूप में प्रस्तावना को लिख रखा है आपके लिए, यानी कि परीक्षार्थियों के लिए, ताकि उसको सही तरीके से समझ सकें। वो देखिए, यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमने लाइन को यहीं पर खत्म कर दिया। वजह जानिए क्यों। वजह है कि आपको चीजें, जो इसके कंटेंट हैं, जो इसके एलिमेंट हैं, जिस पर आपको अपनी तैयारी करनी है, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वो आसानी से मिल जाएं। जैसे यहाँ देखिए, 1 नंबर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 समाजवादी, 3 पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतंत्रात्मक, यहाँ कॉमा होना चाहिए, 5वां है गणराज्य। ये क्या है? ये राज्य की विशेषता है। 5 विशेषताएं हैं प्रस्तावना में हमारे राज्य की। आगे जब आप बढ़ते हैं, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, क्या है ये? न्याय। कितने हैं? 1, 2, 3। 3 तरह के न्याय प्रस्तावना में दिए गए हैं। अब ये क्रम से आ रहा है। मूल प्रस्तावना में इनका अलगाव है, बिखराव है, जहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा, यहां ढूंढना नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्या है? स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपकी प्रस्तावना में। आगे जब आप बढ़ते हैं तो समता, समता यानी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समता दी गई है। इसके नीचे का जो पोर्शन है, इसको आप किसी भी रूप में रख सकते हैं, उसका लेना देना नहीं है।
मेन यही जो शब्द हैं, इसी पर आपको फोकस करना है और इसी कॉन्सेप्ट को अगले कुछ समय तक हमारे साथ समझना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारे राज्य, राज्य मतलब भारत, यहाँ पर ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से राज्य नहीं है, ये प्रांत हैं, प्रोविंस कहा जाता है इनको। क्यों, क्या अंतर है, अभी हम आते हैं इस पर, लेकिन उससे पहले यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात ये, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बड़ी लंबी चर्चा हुई पीछे अभी थोड़ी देर पहले, केशवानंद भारती के केस के जरिए आपने समझा कि बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। दूसरा ये कि क्या प्रस्तावना संविधान के पहले है या बाद में है? तो जवाब है, सभी जानते हैं कि पहले है। तो प्रस्तावना संविधान के पहले है और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा भी है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमारे संविधान की शुरुआत होती है हमारी प्रस्तावना से। इस प्रस्तावना की शुरुआत किस लाइन से होती है? हम भारत के लोग, भारत को, इस लाइन की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम। हम का मतलब क्या है? हम सभी, हम और आप, यानी देश की जनता। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान की जो शुरुआत है वो हमसे है, यानी देश की जनता से है। और संदेश क्या दिया जा रहा है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हमारा देश जिस रूप में है उसको किसने बनाया है? हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है। भारत के संविधान को किसने बनाया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था आपसे कि हम उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि बनाया भी हमने, अपने आप को सौंप भी दिया हमने। एक सवाल पूछा जाता है बच्चों कि भारत की संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, संसद में, प्रधानमंत्री में, सुप्रीम कोर्ट में? तो जवाब है कि जनता में निहित है, हम में निहित है, क्योंकि सब कुछ हमने ही किया है और सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। ये इस पहली लाइन का अर्थ हुआ। अब हम आएंगे, इसको आप दिमाग में रख लीजिए क्योंकि हम दूसरे पेज पर चलने वाले हैं जहां इन विशेषताओं की बात करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम राज्य की उन 5 विशेषताओं को बाहर ले आते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं हमारे साथ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और 5वां आता है गणराज्य। ये 5 राज्य, राज्य का मतलब यहां पर ध्यान रहे भारत। विशेषताएं, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि राज्य का मतलब भारत क्यों है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु क्यों नहीं है। तो राज्य होने के लिए तकनीकी रूप में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला होता है
निश्चित भूभाग। दूसरा, इस भूभाग में जनसंख्या निवास करनी चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, इस जनसंख्या को शासित करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और ये जो सरकार होगी वो संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्तिमान होनी चाहिए, मतलब संप्रभुता होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम तुलना करेंगे और बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक तरफ भारत को रखते हैं, एक तरफ हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी भी प्रांत को रखते हैं। तो भारत के पास निश्चित भूभाग है, बिल्कुल है, मैप दिखता है आपको। उत्तर प्रदेश या राजस्थान का भी मैप आपको दिखता है। दोनों में ये समान है, यानी दोनों के निश्चित भूभाग हैं। भारत में भी जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या निवास करती है, यहाँ भी दोनों समान हैं। भारत की भी एक सरकार है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है। उत्तर प्रदेश की या किसी भी अन्य प्रदेश की सरकार है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलती है। तीनों बातें एक समान हैं। बात आती है संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति होने की। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 256, 257 और कुछ अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, और राज्य सरकार अगर उन निर्देशों का पालन करने में असफल होती है या उन आदेशों को मानने से इनकार कर देती है, तो इसे अनुच्छेद 365 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा, और 356 के तहत उस देश की उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके केंद्र सरकार वहाँ का शासन अपने हाथों में ले सकती है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी कि राज्य सरकारें, यानी कि जो प्रदेश की सरकारें हैं, ये केंद्र सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। कहने का मतलब कि ये जो चौथा तत्व है वो वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता। एक स्टेटस सिंबल है, राज्य कहा जाता है, पर तकनीकी रूप में पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से ये राज्य नहीं है। सवाल भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा राज्य है। विकल्प आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वाशिंगटन, अमेरिका। तो आपका जवाब होगा अमेरिका। बाकी तो प्रांत हैं, बाकी में 4 विशेषताएं नहीं हैं। तो चलिए, ये तो हम समझ गए कि बात भारत की हो रही है, ना कि उसके किसी प्रांत की हो रही है। तो हम आते हैं इस पहली विशेषता पर, एक एक करके समझेंगे। पहले उससे पहले ये जान लें कि सवाल किस तरह के बनते हैं। पहला सवाल बनेगा, प्रस्तावना में राज्य की कितनी विशेषताएं दी गई हैं? तो 5। काफी देर से आप सुन रहे हैं इसको। कौन कौन सी विशेषताएं दी गई हैं? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगला सवाल होगा कि इन शब्दों का सही क्रम क्या है। यानी कि एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें प्रस्तावना में दिए गए राज्य की विशेषताओं का जिक्र होगा, और एक कूट दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि किस कूट में इनका सही क्रम निर्धारित है। तो आपको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इनका अर्थ भी पूछा जाता है, जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि किसका क्या अर्थ होता है। एक शब्द दिया जाएगा, गणराज्य, लोकतंत्र या पंथ निरपेक्षता या समाजवाद या संप्रभुता। आपसे पूछा जाएगा इसका सही अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो स्पष्ट रूप से आपको नोट्स में या उस एक लाइन में लिखे हुए नहीं मिलते हैं। आपको 2 जानकारियों को जोड़ करके सवाल का उत्तर देना होता है, जैसे हम आपको एक उदाहरण स्वरूप बताते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना में दी गई राज्य की विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं
मूल रूप से शामिल थी। अब बताइए, इस पर तो अब तक इस चैप्टर में हमने आपसे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे सवाल है कि प्रस्तावना में दी गई राज्य की विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं मूल रूप से शामिल थी। तो थोड़ी देर पहले मैंने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ाते हुए आपसे कहा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। तो अखंडता तो राज्य की विशेषता में नहीं है, लेकिन ये 2 शब्द आपको यही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों शब्द आए 1976 में, यानी कि मूल रूप से शामिल नहीं थे ये दोनों शब्द। तो मूल रूप से शामिल कौन से थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर सवाल को उल्टा करके पूछा जाए कि प्रस्तावना में राज्य की कौन सी विशेषताएं मूल रूप से शामिल नहीं थी, तो ये दोनों उत्तर हो जाएगा। और कौन सी विशेषताएं मूल रूप से शामिल थी, तो ये तीनों आपके उत्तर हो जाएंगे। इस तरह के सवाल बनते हैं। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर कि किसका क्या अर्थ होता है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को संप्रभुता भी कहा जाता है। संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्तिमान होना। जैसे संप्रभुता का जो अर्थ है कि जो किसी बाहरी शक्ति की आज्ञा मानने के लिए बाध्य ना हो, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो संप्रभु है। तो हमारा देश, हमारा भारत कुछ इसी तरह का है। यानी कि भारत दूसरे की सलाह मान सकता है, उसकी राय मान सकता है, लेकिन आदेशों को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। ये है संप्रभुता का अर्थ। भारत के नागरिक भी ऐसे हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। अगर हम संप्रभु हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी का आदेश मानने को बाध्य नहीं हैं, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम आते हैं दूसरे समाजवादी कॉन्सेप्ट पर। समाजवादी विचारधारा क्या है? हमारे देश में तो एक पूंजीवादी विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है। वास्तव में हमारे देश में नहीं, दुनिया में ये 2 ही विचारधाराएं हैं। बाकी जो विचारधाराएं हैं, साम्यवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा या कोई भी, उनका जन्म इन्हीं विचारधाराओं से, इन्हीं 2 विचारधाराओं से हुआ है। सभी विचारधाराएं इन्हीं 2 विचारधाराओं का या तो थोड़ा सा कम यानी कि छोटा रूप है, या थोड़ा सा उसका चरम रूप यानी कि बड़ा रूप है। वास्तव में 2 ही विचारधाराएं हैं, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी या उदारवादी विचारधारा। दुनिया में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहले पूंजीवादी विचारधारा आई या समाजवादी विचारधारा, तो क्या जवाब होगा? अक्सर ऑफलाइन क्लास में मैं ये सवाल पूछता था, तो अलग अलग उत्तर आते थे। जो जैसी विचारधारा को समझता है, शायद वो उस सोच के साथ उत्तर देते थे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पहले पूंजीवादी विचारधारा आई। कैसे? यूरोप में 14वीं सदी से शुरू होकर के 16वीं सदी तक उदारवाद यानी कि औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के पीछे क्या रीजन था? वहाँ की सरकारों ने नीतिगत फैसले लिए और वहाँ पर लोगों को छूट दी गई कि आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इससे जो आय प्राप्त होगी, जो कुछ आप अर्जित करेंगे, वो आप ही का हो जाएगा। यानी उदार नियम चलाए गए, बिल्कुल उदारता।
अब देखिए, सबके पास तो संसाधन होते नहीं हैं। कुछ लोगों के पास संसाधन हैं, कुछ गरीब हैं। जिनके पास पूंजी थी, संसाधन थे, उन्होंने उद्योगों की स्थापना किया और वो पूंजीपति हो गए। जिनके पास संसाधन नहीं थे, वो उन फैक्ट्रियों में, उन उद्योगों में काम करने लगे और मजदूर हो गए, यानी कामगार हो गए। अब इस दुनिया में दो तरह के वर्गों का अस्तित्व हुआ, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा कामगार या मजदूर वर्ग। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंसानी विशेषता के विषय में आपको बताऊंगा, जो तमाम दार्शनिकों विद्वानों ने सिद्ध कर रखा है। इंसान के अंदर दो गुण मौलिक रूप से पाए जाते हैं, किसी भी इंसान के अंदर। पहला गुण होता है लालच और दूसरा होता है भय। लालच है संपत्ति को बनाने का। ध्यान रहे, संपत्ति कई प्रकार की हो सकती है, जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, धन। एक तो ये संपत्ति होती है। एक संपत्ति होती है आपका नाम, प्रसिद्धि, फेम, सत्ता। किसी न किसी प्रकार की संपत्ति को बनाने का लालच हर इंसान के अंदर होता है, और जब वो उस संपत्ति को बना लेता है तो उसे खो देने का भय आ जाता है उसके अंदर। उसे बचाने के लिए वो बहुत तरह तरह के कार्य में लग जाता है। खैर, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जो पूंजीपति था हमारा अभी, वो भी एक इंसान था और उसके अंदर भी ये गुण थे। तो उसने अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहा। कैसे बढ़ाना चाहा, ये देखिए। अगर वह मजदूरों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करवा रहा है और उसके बदले मान लीजिए 100 रुपये वेतन देता है, तो उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए मजदूरों से 12 घंटे काम करवाया और 150 रुपये देने के बजाय अब भी वह उसको 100 रुपये ही दे रहा था। इसका मतलब हुआ कि अब मजदूरों के पास दिन में और घंटे नहीं बचे कि वो कहीं और काम कर सकें, और पूंजीपति को 50 रुपये का अतिरिक्त मूल्य हुआ। उसका फायदा हुआ, जो पूंजीपति अपनी जेब में रखता गया। हुआ ये कि पूंजीपति और अमीर होता चला गया और गरीब मजदूर और ज़्यादा गरीब होता चला गया। यानी कि पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण शुरू हुआ। इसे पूंजीवाद कहा गया। इस शोषण की खामियों को जो मैंने आपको बताया, वास्तव में ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 1848 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इन बातों को उजागर किया, और इससे दुनिया में एक क्रांति आ गई कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है। इसका उपाय बताते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ और पूंजीवाद को उखाड़ फेंको। एक नया तरीका उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर उद्योगों का प्रबंध, उत्पादन के साधनों का प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में ना हो करके राज्य के हाथ में हो, तो मजदूरों का शोषण नहीं होगा। क्योंकि इंसान स्वार्थी है, इंसान के अंदर लालच है, वो शोषण करेगा। लेकिन अगर ये साधन, उत्पादन के साधन, फैक्ट्रियां, उद्योग, ये राज्य के हाथों में हो, तो शोषण से मुक्ति हो सकती है। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया समाजवाद का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवाद क्या होता है, तो एक लाइन में आप सिर्फ बता सकते हैं कि उद्योगों पर अगर राज्य का नियंत्रण है, उत्पादन के साधनों पर और उसके प्रबंध पर राज्य का नियंत्रण है, तो यही समाजवाद है। और अगर उद्योगों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण है, तो यह पूंजीवाद है। कई बार समाजवाद के जो अर्थ लोग बताते हैं, आप सोचते भी रहते हैं कि आर्थिक समानता हो, किसी का शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो,
अमीर गरीब के बीच की खाई ना रहे, बिल्कुल ठीक है। ये समाजवाद के लक्ष्य हैं। कैसे प्राप्त करेंगे आप? जब उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। यानी समाजवाद का मतलब उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। ठीक, चलिए भाई, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम इस तीसरे पर आते हैं, पंथ निरपेक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है, तो बेसिक गलती आप क्या करते हैं? आप कहते हैं, उत्तर देते हैं कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहां पर एक शुरुआती गलती आपसे हो जाती है। क्यों? मैंने पूछा पंथ निरपेक्ष और आप बता रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। मैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं किया, मैं तो पूछ रहा हूं पंथ निरपेक्ष। तो इन शब्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये गलती तब और बड़ी हो जाती है जब 1976 में इसी धर्म को काट करके पंथ लिखा गया हो और आज लगभग 50 साल बाद भी आप उसे धर्मनिरपेक्ष के तौर पर ही ले रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष एक बड़ा सीमित शब्द है। निरपेक्ष का मतलब होता है पक्षपात। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होगा धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो। हमारी विधियों में दूसरे अर्थ भी निकाले जाते हैं ऐसे शब्दों के। धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो किसी व्यक्ति के साथ, इसका मतलब है कि मैं जात के आधार पर भेदभाव कर सकता हूं, मैं महिला पुरुष को लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता हूं, मैं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर सकता हूं। इसलिए धर्म को हटा करके यहां पंथ रखा गया, और पंथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है विचार। और विचार निरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी विचार के आधार पर, चाहे वह धर्म हो, जाति हो, वंश हो, संप्रदाय हो, लिंग हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी आधार पर भेदभाव का न होना ही पंथ निरपेक्षता कहलाती है। अब जो शब्द पहले हमने इस्तेमाल किया चर्चा के दौरान, धर्मनिरपेक्षता, उस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हम पंथ निरपेक्षता हमसे बल्कि धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल जवाब होते हैं। तो आमतौर पर हम क्या उत्तर देते हैं? भारत की धर्मनिरपेक्षता के विषय में हम क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोग, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। मान लीजिए किसी परीक्षा में 6 लाख लोग बैठते हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो क्या लगता है कितने लोग इस उत्तर को देंगे कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या और भी ज्यादा? ये एक नकारात्मक परिभाषा है। अगर इतने लोग वही उत्तर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबको बराबर अंक मिलेंगे और हर कोई पास नहीं हो सकता है। आपके उत्तर अलग होने चाहिए। आप सकारात्मक रूप में प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जैसे राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। कैसे भाई? मैं ये क्लास इलाहाबाद से ले रहा हूँ, आपको जो ये क्लासेस पहुँचाई जा रही हैं इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है ये। हर साल माघ मेला भी लगता है। बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती है, सड़कें बना दी जाती हैं, स्पेशल फ्लाइट चलाई जाती है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। बहुत लंबा खर्च आता है इस पर, हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है। कौन करता है ये? हम करते हैं या आप करते हैं? नहीं, सरकार करती है। तो सरकार हिंदू धर्म के त्योहार के लिए इतना खर्च कर रही है, तो बात तो साफ दिख रही है कि हिंदू धर्म भारत का है। आप कैसे कह रहे हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है? हज की यात्रा पर मुसलमान जाते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल फ्लाइट चलाई जाती हैं
सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, यानी मुस्लिम धर्म भी भारत का है। क्रिसमस का त्यौहार आता है, सिखों का त्यौहार आता है, तो बहुत सारी योजनाएं उनके लिए भी सरकार चलाती है, यानी कि ईसाई और सिख धर्म भी भारत का है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है? हमें तो ये कहना चाहिए कि सभी धर्म भारत के हैं। हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक है। हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देते। हमारी धर्मनिरपेक्षता है कि सभी धर्म हमारे हैं और हम सभी धर्मों को मान्यता देते हैं। इस सकारात्मक रूप में आप चलेंगे तो आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चौथे कॉन्सेप्ट पर, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र क्या है? यह एक सीधा सवाल है। लोकतंत्र, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हमें तो जानना ही चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। अक्सर लोग उत्तर देते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, फिर से मैं एक बार वही सवाल करना चाहूंगा कि अगर 6 लाख लोग परीक्षा में बैठे हैं और आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र क्या है, तो कितने लोग हैं जो इस उत्तर को देंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार लोकतंत्र है? इसका उत्तर भी लाखों में देंगे लोग, और शायद आपके दिमाग में भी ये बात आ रही है, किसने इस स्टेटमेंट को दिया है वो बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था आज से करीब 150 साल पहले। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं? क्या ये परिभाषा पूर्ण है? लाखों लोग इसका उत्तर देंगे। यानी कि मान लीजिए अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर मिला बहुत सारे लोगों को, तो सेलेक्ट कौन होगा? क्या लॉटरी निकालनी पड़ेगी? सीटें तो बहुत सीमित होती हैं, कुछ 100 या 1000 में होती हैं, लेकिन ये उत्तर तो लाखों लोग दे रहे हैं और लाखों लोगों को 10 में से 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इससे बेहतर उत्तर करना पड़ेगा। एक यहाँ पर बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हुए या इंटरव्यू में जवाब देते हुए आप अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछिए कि जो उत्तर मैं दे रहा हूँ क्या दूसरे छात्र भी ऐसा ही उत्तर दे रहे होंगे? अगर जवाब मिलता है हाँ, तो उसी वक्त मान लीजिए कि आप पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो उत्तर आपका वही दूसरे का, तो फिर आप पास क्यों होंगे? आपका उत्तर उस दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं कि कैसे आप बेहतर उत्तर बना सकते हैं। जैसे दो तथ्य हमारे सामने हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दूसरा है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार लोकतंत्र है। अगर इन 2 स्टेटमेंट में से एक को मैं गलत साबित कर दूं या कमतर साबित कर दूं, तो इसका मतलब है कि सही या अच्छा उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या भारत लोकतंत्र भी है या नहीं। तो परिभाषा क्या है आपके द्वारा जो दी गई है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार लोकतंत्र है। तो अभी पिछले साल लगभग इसी महीने 1 साल हुए होंगे, सरकार का गठन हो रहा था, केंद्र में चुनाव हुआ, जनता ने मतदान किया, जनता में से ही प्रतिनिधि चुने गए और जनता पर ही वो शासन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी परिभाषा के अनुसार भारत में लोकतंत्र है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है जनता।
अब देखना है क्या ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो क्योंकि जनता शब्द की बहुलता है और जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, तो हम उस देश में चलते हैं जहां हमसे ज्यादा जनता रहती है। दिमाग में आ चुका होगा आपके कि हमें चाइना चलना है। तो चलिए हम चीन पहुंचते हैं और चीन के विषय में कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में यानी संसद में मिला करके 245 प्लस 545, अभी तो यहाँ पर 543 हो गए हैं। 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान होता था वो समाप्त हो चुका है जनवरी से। फिर भी पुरानी व्यवस्था को अगर हम लें तो 790 सदस्य हमारी संसद में होते हैं, जो मनोनीत भी होते हैं और जनता के द्वारा चुने गए भी होते हैं। मिला करके कुल संख्या 790 होती है। चीन की जो संसद है, जनवादी कांग्रेस कहा जाता है इसको, जनवादी कांग्रेस। यहां पर 5000 से ज्यादा सदस्य होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, यानी जनता ने उनको इलेक्शन में चुन करके संसद में भेजा है, हमसे कई गुना ज्यादा। अब हम तुलना करते हैं, जनसंख्या कहाँ है ज्यादा, भारत में या चीन में? जवाब है चीन में। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या भारत में ज्यादा है या चीन में? जवाब है चीन में। क्षेत्रफल भारत का ज्यादा है या चीन का? जवाब है चीन का। तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कैसे हो गए? या तो परिभाषा गलत है या दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन पूरी दुनिया कहती है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया चीन को लोकतंत्र मानती ही नहीं है। और हम पहले नंबर पर आ जाते हैं, क्यों नहीं मानती? क्योंकि चीन में, आप बताइए मुझे, क्या चीन में आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या चीन में आप स्वतंत्र राजनीतिक दल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या चीन में आप स्वतंत्र मीडिया चला सकते हैं? नहीं चला सकते। यहां तक कि चीन में एक दंपत्ति अपनी मर्जी से अभी कुछ समय पहले तक 1 से अधिक बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकता था। अभी चीन की सरकार ने थोड़ा एहसान कर दिया है कि वो 2 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। यानी कि चीन में बच्चों को जन्म देने के लिए भी सरकार की अनुमति चाहिए होती है। यानी कि चीन के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि चीन में अपनी मर्जी से कोई दंपत्ति बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकता। कहने का अर्थ ये हुआ कि चीन में मौलिक अधिकार नहीं हैं, स्वतंत्रताएं नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और भारत हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सोचिए, अगर आपकी परिभाषा कुछ इस तरह होती कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जहां नागरिकों को मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। लोकतंत्र के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है नागरिकों की स्वतंत्रता। अगर ऐसा उत्तर हो तो आपको जो आपने 5 अंक प्राप्त किए थे 10 में से, क्या आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिल जाएगा? और अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो लॉटरी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से परिभाषाओं को, 150 साल पुरानी परिभाषा, थोड़ा सा अपडेट होना, अपग्रेड होना आवश्यक होता है। वर्तमान संदर्भों में जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को सकारात्मक रूप में और कंटेंट को जोड़ना होता है,
तो सफलता आपको थोड़ा सा आसान तरीके से मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद जो पांचवा था, पांचवा कंटेंट इसका, पांचवी राज्य की विशेषता में गणराज्य। गणराज्य को गणतंत्र भी कहा जाता है। गणराज्य या गणतंत्र। कई बार लोग इसका उत्तर देते हैं कि जहां आनुवांशिक शासक नहीं है वो गणराज्य है। उत्तर चल भी जाता है कुछ परिस्थितियों में, पर हमेशा ये उत्तर सही होगा ऐसा नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। गणराज्य का जो वास्तविक अर्थ है उसका मतलब है जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष कोई निर्वाचित व्यक्ति हो। जैसे भारत है, निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हैं। जैसे अमेरिका है, निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हैं। जिस देश में निर्वाचित नहीं है, आनुवांशिक होते हैं, उसको राजतंत्र कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में है, महारानी है, उनके बाद उन्हीं के वंश का कोई और होगा। जैसे भूटान है, राजतंत्र है। जहां निर्वाचित हो वो गणतंत्र है या गणराज्य है। तो लोग जो उत्तर देते हैं कि जहां आनुवांशिक शासक न हो वो गणतंत्र है या गणराज्य है, तो सामान्यतः मान लेते हैं कि आनुवांशिक नहीं है तो निर्वाचित ही होगा। लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात है, जब पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता हासिल कर लिया था, उस वक्त वो क्या थे? क्या वो निर्वाचित थे? नहीं। क्या वो आनुवांशिक थे? नहीं, ना आनुवांशिक थे ना निर्वाचित। यानी कि अगर उस समय के पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो परवेज मुशर्रफ आनुवांशिक शासक नहीं थे, फिर भी पाकिस्तान उस वक्त गणतंत्र नहीं था। सवाल उठ खड़े हुए थे। परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति का चुनाव करवा करके निर्वाचित राष्ट्रपति बनना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए गणतंत्र का दर्जा होना आवश्यक था। यानी कि शुद्धतम उत्तर इसका ये है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होगा वह देश गणतंत्र या गणराज्य है। तो ये राज्य की 5 विशेषताओं को आपने समझा। अब हम चलते हैं प्रस्तावना पर फिर से। देखिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। तो वापस देखते हैं हम इसको। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो 3। दूसरा सवाल होगा कि कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तीसरा सवाल होगा कि कौन सा न्याय नहीं दिया गया है, तो ये जो चौथा विकल्प होगा वही नहीं दिया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, या राजनीतिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। जैसे मान लीजिए आप किसी जाति के हैं, विशेष जाति के, और उस जाति का होने के नाते समाज में आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या समाज में आपको न्याय मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब सामाजिक न्याय वहाँ पर नहीं है। लिंग के आधार पर भेदभाव हो, यानी कोई महिला है, महिला होने के नाते भेदभाव किया जा रहा है इस पुरुष प्रधान समाज में, तो इसका मतलब इस समाज में महिला के साथ न्याय नहीं हो रहा है। धर्म के आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर हो सकता है। अनुच्छेद 15 भी यही प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव न होना ही सामाजिक
न्याय होता है। अब हम आते हैं आर्थिक न्याय पर। आर्थिक न्याय का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में होता है या कल्याणकारी राज्यों में होता है। जैसे आर्थिक समानता रहे, न कोई ज़्यादा गरीब रहे न कोई ज़्यादा धनवान रहे। जहाँ गतिविधियाँ होती हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हैं या आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ शोषण ना हो किसी को, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध होते रहें, अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटा जा सके, ये आर्थिक न्याय की श्रेणी में आता है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का एक सीधा अर्थ होता है कि राज्य के कार्यों में आपको हिस्सा लेने का अधिकार हो, आप निचले पद से लेकर के सबसे ऊपर के पद तक चुने जाने का अधिकार हो, सरकार को चुनने का अधिकार हो, सरकार में चुने जाने का अधिकार हो। अगर ऐसा अधिकार आपको प्राप्त है तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर से प्रस्तावना पर और देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की दी गई हैं यहाँ पर स्वतंत्रताएं। इसको हम बाहर निकालते हैं। क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 स्वतंत्रता है। लिखना नहीं है इसमें आपको कुछ, आप सीधे सुन सकते हैं। इन चीज़ों को आप जानते भी हैं, थोड़ा थोड़ा समझना है। विचार का मतलब है कि आप अपना विचार दूसरे को देने के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरे का विचार ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो विचार आप दे रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। हम आपको ये विचार दे सकते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप इस रणनीति से पढ़ाई कीजिए तो आप सफल होंगे। आप इस विचार को ग्रहण करने या न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन क्या हम आपको ये विचार दे सकते हैं कि वो फला आदमी कल का सूरज नहीं देखने पाए? क्या इस विचार को आप ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, यह असंवैधानिक होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये जब मैं विधि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आपके साथ क्या होगा अगर ऐसे विचारों को आप ग्रहण करते हैं तो। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, किसी भी माध्यम से, बोल करके, लिख करके, इशारे से, फिल्म के जरिए, चित्र के जरिए, यहाँ तक कि मौन रह करके भी। जैसे मान लीजिए कि कोई मुझसे पूछता है, कोई किसी कार्य को करने के संबंध में कुछ पूछता है और मैं मौन रहता हूँ, बिना कोई उत्तर दिए ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, तो समझ गया कि इसमें कोई रुचि नहीं है और ये नहीं करना है। तो मौन भी विचार को पहुंचा दिया। इशारे से अगर हम बात करें, सड़क के उस तरफ जा रहे इंसान को आप हाथ हिलाइए, ऐसे हाय कर रहे हैं उसको, आप अभिवादन कर रहे हैं, खुश होगा, मुस्कुराएगा। लेकिन अगर इसी हाथ को आप 90 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए, देखिए विचार बदल गया और संदेश उस तक पहुंच गया। अगर आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो हो सकता है वो भी 90 डिग्री घूम जाए आपकी तरफ, कमज़ोर है तो चला जाएगा, चाल बढ़ जाएगी। ये अभिव्यक्ति है।
आगे बढ़ते हैं। विश्वास। विश्वास का मतलब आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। धर्म। धर्म का संदर्भ दो तरीके से लिया जाता है, एक तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो तमाम धर्म हैं। किसी भी धर्म को आप मानने के लिए अंतःकरण से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उस धर्म को अपना सकते हैं। एक धर्म और होता है, जैसे पढ़ाई लिखाई करना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, परोपकार करना हमारा धर्म है। तो जिस भी संदर्भ में लिया जाए, आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उपासना की स्वतंत्रता। उपासना यानी कि पूजा करना। किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम हिंदू हैं जो मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं चादर चढ़ाने। तमाम मुसलमानों को आपने देखा होगा जो हिंदुओं के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। हमने सुना है कई फिल्म स्टार हैं जो गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, जो मुस्लिम धर्म के हैं लेकिन हिंदू धर्म के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। यहाँ कुंभ का मेला लगता है और मैंने देखा है कि बहुत सारे ईसाई विदेशी जो अंग्रेज आते हैं, वो महीने भर गंगा जी की गोद में बैठकर कल्पवास करते हैं। यानी कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आप किसी की भी उपासना करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, राज्य के द्वारा आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये 5 हैं, 5 स्वतंत्रताएं हैं। सीधा सवाल होता है कि कितनी स्वतंत्रताएं हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना पर, तो हम आते हैं प्रतिष्ठा और अवसर। ये 2 प्रकार की जो समानताएं हैं। पहले इसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए, प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। ये 2 समानता है। प्रतिष्ठा का मतलब है कि इस देश में सभी लोग समान रूप से प्रतिष्ठित माने जाएंगे, किसी को किसी की तुलना में विशेषाधिकार युक्त नहीं माना जाएगा। और यही वजह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि सब लोग समान रूप से प्रतिष्ठित माने जाएंगे। अनुच्छेद 18 पर जब हम आएंगे संविधान पढ़ाते समय तो विस्तृत चर्चा होगी वहाँ। अवसर की समानता, यानी राज्य द्वारा जो अवसर सृजित किए जाएंगे उसमें सबको समान अवसर प्राप्त होगा। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। कुछ का ये कहना होता है कि हमें परीक्षाएं देने के कम अवसर प्राप्त होते हैं, हमें दूसरों की तुलना में कम आयु तक परीक्षाएं देने के अवसर मिलते हैं, हमें ज़्यादा नंबर मिलने के बावजूद भी हम सेलेक्ट नहीं होते हैं, दूसरे कम नंबर पा करके भी सेलेक्ट होते हैं, ऐसे दावे हैं। उसका इस अवसर की समानता से फिलहाल यहाँ संबंध नहीं है। वो अपनी जगह है। वो जब हम अनुच्छेद 15, 16 पढ़ाएंगे, जिस आरक्षण के विषय में आप सोच रहे हैं, उस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं संविधान के टॉपिक में। यहाँ जो है, यहाँ मुख्य मुद्दा है कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और तब जो है SC ST या जो अन्य ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण प्राप्त होते हैं, क्या उस समय 1950 में उतने ही अवसर प्राप्त थे जितना 2020 में आज प्राप्त हैं? नहीं। यानी कि पहले की तुलना में 2020 में अवसर बढ़ गए हैं और यही तो प्रस्तावना चाहती है। प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका है, यानी उद्देश्य है। यानी संविधान का लक्ष्य क्या है? जिनको अवसर प्राप्त नहीं थे उनको भी अवसर दिया जाए, समानता के स्तर पर लाया जाए
और आप साफ अंतर देख रहे होंगे कि 1950 से 2020 के इन 70 वर्षों में जो बीच की खाई थी वो काफी हद तक भरी गई है, यानी कि उद्देशिका अपने उद्देश्य में सफल रही है। बाकी रिजर्वेशन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा प्रस्तावना में राज्य की 5 विशेषताओं को, 3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रताएं और 2 समानताएं। बड़ी विस्तृत चर्चा आपने इस पर किया है। अब इन सभी को जोड़ करके भी सवाल बनते हैं। जैसे कोई सवाल आएगा, उसमें दे दिया जाएगा कि कौन सा कथन सही है, और उसमें राज्य की विशेषताओं की संख्या, न्याय की संख्या, स्वतंत्रता की संख्या और समानता की संख्या को रख दिया जाएगा, और आपको सही संख्या में कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हैं प्रस्तावना के जरिए, उस उत्तर का चयन करना होता है। तो इस तरह से आज आपने इस प्रस्तावना को पढ़ा है। आगे जैसा कि हमने कहा था कि हम उसी क्रम में आपको पढ़ाते जाएंगे जिस क्रम में हमने अपने पहले वीडियो में निर्धारित कर रखा है। हो सकता है कि हम कुछ टॉपिक आपको बीच से उठा करके भी कभी कभार पढ़ाएं, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी टॉपिक उतना कठिन नहीं है अगर आप मन लगा करके उसको पढ़ें। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत